चैप्टर्स 1677, 1678, 1679, 1680। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1677। मुझे पछतावा है, किस्मत। ड्यूक लॉन्ग ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अजीब से भाव थे। वो एक पत्थर की तरफ बढ़े और अपने पास थपथपाया, होंगटिंग को बैठने का इशारा करते हुए। होंगटिंग ड्यूक लॉन्ग के पीछे पीछे गया और पालती मारकर बैठ गया। देखो, ड्यूक लॉन्ग ने यूएस पत्थर की तरफ इशारा किया जिस पर वो बैठे थे। होंगटिंग ने फौरन देखा। उसने पत्थर के पास चींटियों का एक छोटा सा झुंड देखा। वो सब एक लाइन में डिसिप्लिन के साथ चल रही थी, अपने घोंसले में खाना लेकर लौट रही थी। यही किस्मत है, ड्यूक लॉन्ग ने कहा। क्या? फिर से देखो। ड्यूक लॉन्ग ने आसमान की तरफ इशारा किया। होंगटिंग ने आसमान की तरफ देखा। अलग अलग शेप के बादल आसमान में तैर रहे थे। ये भी किस्मत है, ड्यूक लॉन्ग ने कहा। होंगटिंग का दिमाग झटके से हिला, जैसे उस कुछ समझ आ गया हो। मास्टर, आपका मतलब है कि? उसने अपनी बात पूरी नहीं की। उस कुछ अंदाजा तो हो गया था, लेकिन इस वक्त वो उस शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। चींटियों का खाना ले जाना, मधुमक्खियों का शहद इकट्ठा करना, हवा का बहना, बादलों का तैरना, इस दुनिया में हर चीज के पास चलने के लिए अपना एक रास्ता है। हमें शायद लगे कि इनका कोई रूल नहीं है, पर असल में ये सब महान डाओ के उसूलों के हिसाब से ही चल रहे हैं। चांद और सूरज को देखो। हर दिन सूरज उगता है और चांद डूब जाता है, फिर चांद उगता है और सूरज डूब जाता है। इंसान की जिंदगी और मौत को देखो, चाहे वो कोई भी हो, एक इमॉर्टल वेनरेबल हो या डेमन वेनरेबल, आखिर में मरना तो सबको है। सब कुछ किस्मत है। हर इंसान, हर जिंदा चीज, यहां तक कि हर पत्थर, पानी की हर बूंद, आग की हर लपेट, जब से वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उनके होने का एक मतलब और कीमत है। अच्छाई और बुराई भी वैसी ही है। अच्छाई के बिना बुराई कैसे होगी? और बुराई के बिना अच्छाई की बात ही क्यों होगी? तुम ज़ू टू डाओ को मारने की जल्दी में थे और उसकी वैल्यू नहीं देख पाए। जब स्वर्ग और धरती ने यूं जिंदा रहने दिया है, तो उसकी जिंदगी की जरूर कोई वजह है। यही किस्मत है। किस्मत ने दुनिया की हर चीज के लिए पहले से ही इंतजाम कर रखा है। बस हम इस तरह के इंतजाम को हल्का सा महसूस कर सकते हैं, साफ साफ देख नहीं सकते। साफ ना देख पाना नॉर्मल है। स्वर्ग और धरती के कानून, इस ब्रह्मांड का महान डाओ, अगर एक इमोर्टल अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दे, तब भी वो उस पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा। हम बहुत कमजोर हैं, बहुत छोटे हैं, जबकि स्वर्ग और धरती बहुत विशाल हैं। हमें स्वर्ग और धरती का सम्मान करना चाहिए, स्वर्गीय किस्मत के इंतजामों को फॉलो करना चाहिए और दुनिया में खुशहाली लानी चाहिए। तुम्हारे माता पिता की शादी किस्मत का इंतजाम था, उनकी सबसे बड़ी वैल्यू थी तुम्हें इस दुनिया में लाना। तुम फ्यूचर में एक इमॉर्टल वेनरेबल बनोगे, ये भी किस्मत का ही इंतजाम है। तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा, धीरे धीरे पीक पर चढ़ना होगा, हेवनली कोर्ट को लीड करना होगा और राइचस पथ के लिए अपनी जिंदगी का योगदान देना होगा। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी वैल्यू है तुम्हें सही राह पर चलना सिखाना और गाइड करना। मैं तुम्हारा डाओ गार्डियन हूं। किस्मत पर विश्वास रखो, किस्मत को मानो, उसके हर इंतजाम की अपनी वजह होती है। अगर हम जबरदस्ती दखल देंगे, तो इससे सिर्फ दुख और पछतावा ही होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने ज़ू टू डाओ की जान पहले लेने की कोशिश की, पर क्या तुम उस मार पाए? ड्यूक लॉन्ग ने अपना सिर हिलाया। नहीं। भले ही तुम्हारी ताकत उससे ज्यादा थी, तुम्हारे सामने हर तरह की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती गई। आखिर में न सिर्फ तुम उस मारने में फेल हुए, बल्कि तुमने बेगुनाह लोगों की जान भी खतरे में डाल दी। जरा सोचो, अगर तुमने किस्मत के इंतजाम को सुना होता और ज़ू टू डाओ पर उसके सबसे कमजोर पलों में हमला किया होता, तो क्या तुम्हारे सामने वो सारे एक्सीडेंट्स आते? मैं तुम्हें बताता हूं, ज़ू टू डाओ के अस्तित्व की कीमत इस गू इमॉर्टल इनहेरिटेंस को एक्टिवेट करना था, रास्ता खोलना और ये विरासत तुम्हें सौंपना था। होंगटिंग हक्का बक्का रह गया। वो एक मूर्ति की तरह बेहरकत खड़ा था। उसकी ऊँख से आंसुओं की दो साफ लकीरें बे निकली और उसने सिसकते हुए कहा, मास्टर, मुझसे गलती हो गई। अपनी गलतियों को जानकर उन्हें सुधारना अच्छी बात है। असल में तुम्हारी गलत चॉइस भी किस्मत का ही इंतजाम था, ड्यूक लॉन्ग ने कहा। मास्टर, आपका क्या मतलब है? हम सब किस्मत के इंतजामों के नीचे हैं। तुमने सोचा तुम किस्मत को चुनौती दे सकते हो, लेकिन तुम्हारा ये ख्याल भी किस्मत का ही इंतजाम था। तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किस्मत के इरादे को समझना चाहिए। तुम्हें लगता है तुम्हारी गलत चॉइस की कोई वैल्यू नहीं थी? गलत। हर गलती एक नौजवान के विकास के लिए अनमोल होती है। अगर तुम इस गलती से सबक ले सको, किस्मत के अस्तित्व को मान सको और यूज एक्सेप्ट कर सको, तो इस गलती ने अपनी कीमत अदा कर दी।
अस गांव की तबाही की भी अपनी कीमत थी। ड्यूक लॉन्ग ने फिर हुंग टिंग को गहरी नजर से देखा। मेरे शिष्य, तुम एक टैलेंटेड और होशियार बच्चे हो, एक अच्छे बच्चे हो, लेकिन मुझे चिंता है क्योंकि तुम जज्बातों पर बहुत ज्यादा जोर देते हो। एफ्लैट, तुम्हारे पास रैंक 5 कल्टिवेशन है, इमोर्टल बनने के रास्तों में से तुम शायद विजडम पाथ चुनोगे, है ना? मास्टर, आपकी नज़र अनोखी है। मैं सच में ऐसा ही सोच रहा था। मुझे लगता है कि विजडम पथ मेरे लिए एकदम आदर्श है, होंग टिंग ने सच्चाई से कहा। ड्यूक लॉन्ग ने अपना सिर हिलाया। विजडम पाथ का फोकस सोच, इच्छा और जज्बात पर होता है। तुम जज्बातों पर बहुत ज्यादा जोर देते हो, इसलिए जज्बातों को पढ़ना तुम्हारे लिए फायदे से ज्यादा नुकसान का सौदा होगा। मास्टर की बात सुनो, टाइम पाथ चुनो। जब तुम अतीत और वर्तमान को देख सकोगे, इतिहास के उतार चढ़ाव, हर तरह के सम्मान और अपमान को देखोगे, तब तुम समझ जाओगे कि सारे जज्बात और रोमांस वक्त के साथ धूल जाते हैं। मुझे फेटगू से इशारा मिला है, टाइम पाथ हाई तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। होंग टिंग ने अपना मुंह हल्का सा खोला, कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिर में उसने हमें सिर हिला दिया। शिष्य मास्टर के उपदेश का पालन करेगा और टाइम पाथ चुनेगा। ड्यूक लॉन्ग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ये हुई ना बात। मास्टर तुम्हारा डाओ गार्डियन है, तुम्हें सही रास्ता दिखाना ही मेरे अस्तित्व का मतलब है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। होंग टिंग ने टाइम पाथ चुना और ड्यूक लॉन्ग के प्रोटेक्शन के अंदर उसने सफलतापूर्वक अपनी इमॉर्टल असेंशन ट्रिब्यूलेशन पार की और एक टाइम पाथ गु इमॉर्टल बन गया। लॉर्ड इमॉर्टल होंग टिंग, अस शैतान ने ऐलान किया है कि वो पूरे शहर को मार डालेगा जब तक मैं अपनी बेटी को उसकी दासी के रूप में नहीं दे देता। वो एक महान गु इमॉर्टल है, हम तो सिर्फ मामूली इंसान हैं। हम सच में कुछ नहीं कर सकते। मेरे और आपके पिता के बीच की दोस्ती का ख्याल रखते हुए मैं आपसे विनती करता हूं कि इस शैतान का नाश कीजिए। एक बूढ़े सिटी लॉर्ड ने आकर जमीन पर घुटने टेक कर होंग टिंग से रिक्वेस्ट की। होंग टिंग ने उस पहचान लिया, इस सिटी लॉर्ड का शहर मेपल लीफ सिटी के पास था। उनके बीच अक्सर आना जाना लगा रहता था। इस सिटी लॉर्ड और उसके पिता के बीच सच में गहरी दोस्ती थी। उसने इस सिटी लॉर्ड की बेटी को भी देखा था और बचपन में उसके साथ खेला भी था। ओल्ड सीनियर, कृपया उठिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। बस बात यह है कि होंग टिंग एक पाल के लिए रुका, अभी मौका नहीं आया है। बूढ़ा सिटी लॉर्ड खुश हो गया। जब लॉर्ड इमॉर्टल ने जवाब दे दिया है, तो ये बूढ़ा आदमी अब चैन से रह सकता है। मुझे विश्वास है कि लॉर्ड इमॉर्टल अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। होंग टिंग ने अस डेमोनिक गु इमॉर्टल को मारने के लिए सही वक्त का इंतजार किया। उसने पूरे जोश के साथ हमला किया और यूएस शैतान को आसानी से मार गिराया। लेकिन बूढ़ा सिटी लॉर्ड जमीन पर घुटने टेके बैठा था, बर्बाद हो चुके शहर और लाशों से भरे शहर को देखते हुए दुख से रो रहा था। ये मनहूस शैतान आखिरकार मर गया। मेरी प्यारी बेटी, मेरे शहर के निवासियों, अब तुम शांति से सो सकते हो, तुम्हारा बदला ले लिया गया है। शिष्य मास्टर को प्रणाम करता है। मैं जान सकता हूं कि मास्टर ने मुझे किस काम के लिए बुलाया है? होंग टिंग ड्यूक लॉन्ग के पास गया। शिष्य, मास्टर ने किस्मत को महसूस किया है। फ्लोटिंग फ्लावर रिवर में बाढ़ आने वाली है, नदी का रुख बदल गया है। मैं चाहता हूं कि तुम जाकर लोगों को बचाओ। याद रखना, जल्दी कोई कदम मत उठाना, तुम सिर्फ 3 दिन और 3 रात के बाद ही कुछ कर सकते हो, ड्यूक लॉन्ग ने ध्यान से निर्देश दिया। जी, मास्टर। होंग टिंग फ्लोटिंग फ्लावर रिवर के किनारे आया और बाढ़ के पानी को देखा। अनगिनत जीव बेघर होने पर मजबूर थे, जबकि कई डूबी हुई लाशें सतह पर तैर रही थी। उसने जबरदस्ती अपने जज्बातों को काबू में रखा और 3 दिन और 3 रात तक इंतजार किया। लेकिन यूएस वक्त उसने पाया कि उस कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। नदी का पानी अपने आप कम हो गया, कई जगहों पर दलदल बन गए। एक जंगली इमॉर्टल गु की ऑरा उभरी और वो होंग टिंग से ज्यादा दूर नहीं थी। होंग टिंग ने आसानी से इस जंगली इमॉर्टल गु को काबू में कर लिया। महान गु, ये तो एक रैंक 7 टाइम पाथ गु है जो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। हाओ! जंगली इमॉर्टल गु की ऑरा ने पुराने डेसोलेट जानवरों को आकर्षित किया। होंग टिंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसने खुद को छुपा लिया। उसने इन पुराने डेसोलेट जानवरों के एक दूसरे को मारने का इंतजार किया। एक के मरने और दूसरे के घायल होने के बाद उसने अपना कदम उठाया और आसानी से इन पुराने डेसोलेट जानवरों की लाशें हासिल कर ली। क्या बात है, क्या बात है! बैटलफील्ड के निशानों को घूरते हुए होंग टिंग को अचानक एक एहसास हुआ। तो ये किस्मत का इंतजाम था। 2 पुराने डेसोलेट जानवरों की लड़ाई से फ्लोटिंग फ्लावर रिवर की चौड़ाई कई गुना बढ़ गई है, जबकि उसकी नदी की धारा पुराने डेसोलेट जानवरों के खून से रंग गई है और बहुत गाढ़ी हो गई है। ए फ्लैट से फ्लोटिंग फ्लावर रिवर में शायद कभी बाढ़ नहीं आएगी।
फ्लोटिंग फ्लावर रिवर के किनारे ये जमीनें भी हैं जो अनगिनत जीवों के खून और लाशों से सींची जाकर बहुत उपजाऊ हो जाएंगी। भविष्य में यहां रहने वाले इंसान सच में किस्मत वाले होंगे। बुल हेडेड डेमन ब्रूट, मेरे माता पिता को अभी छोड़ दो, वरन मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जो मौत से भी बदतर होगी। होंग टिंग ने गुस्से से बुल हेडेड डिमोनिक इमॉर्टल को घूरा। बुल हेडेड डिमोनिक इमॉर्टल ने होंग टिंग के माता पिता को अपने दोनों हाथों में पकड़ा हुआ था और जोर से हंस रहा था। बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो, तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? जब मैं गू इमॉर्टल बना था तब तुम दूध पीते बच्चे थे। ए फ्लैट डर लग रहा है? होंग टिंग को खुद पर काबू रखना पड़ा और वो सिर्फ गुस्से में चिल्ला सका। बुल हेडेड डेमन ब्रूट जल्द हाई चिल्लाया, पास मत आना, जल्दबाजी मत करना। क्या तुम्हें अपने माता पिता की जान प्यारी नहीं है? अगर तुम पास आए तो मैं सीधे तुम्हारे माता पिता के सिर कुचल दूंगा। तुम चाहते क्या हो? होंग टिंग चिल्लाया। बुल हेडेड डेमन ब्रूट ने एक शैतानी मुस्कान दी, ए फ्लैट आए ना लाइन पर। जब तक तुम मुझे मेरा लाइफ स्पैन गू नहीं दे देते, मैं तुम्हारे माता पिता को लौटा दूंगा। अगर नहीं तो मेरे पास वैसे भी जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, मैं तुम्हारे माता पिता के साथ ही मर जाऊंगा। होंग टिंग एकदम से हक्का बक्का रह गया। किस्मत के इंतजाम के मुताबिक वोडू जंगली लाइफ स्पैन गू सच में बुल हेडेड डेमन ब्रूट के पास जाने चाहिए थे, लेकिन होंग टिंग ने अपने माता पिता को बूढ़ा होते और अपनी जिंदगी की सीमा तक पहुंचते देखा, इसलिए उसने ड्यूक लॉन्ग को बिना बताए वोडू लाइफ स्पैन गू ले लिए। कौन सोच सकता था कि बुल हेडेड डेमन ब्रूट आकर उसके माता पिता पर आफत ला देगा। एक पाल में होंग टिंग का चेहरा मौत जैसा सफेद हो गया और उसका माथा ठंडे पसीने से भर गया। मैं वो दोनों लाइफ स्पैन गू पहले ही इस्तेमाल कर चुका हूं। मुझे पता है तुमने उन्हें अपने माता पिता पर इस्तेमाल किया है। बुल डेमन हैरान नहीं था, लेकिन तुम ड्यूक लॉन्ग के शिष्य हो, एक भविष्य के इमॉर्टल वेनरेबल जो हेवनली कोर्ट को लीड करेगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि हेवनली कोर्ट के खजाने में कोई लाइफ स्पैन गू नहीं है। 300 साल नहीं, 3000 साल का लाइफ स्पैन गू लाओ और मैं तुम्हारे माता पिता को छोड़ दूंगा। यह होंग टिंग अब एक दुविधा में फंस गया था। आखिर में कई उलझनों के बाद उसने आखिरकार बुल हेडेड डेमन ब्रूट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उसके माता पिता को ऐसी चोट लगी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, यहां तक कि इमॉर्टल तरीके भी उन्हें ठीक नहीं कर सकते थे। पिता, माता, मैंने आपको नुकसान पहुंचाया। अगर मैंने आपके लिए लाइफ स्पैन गू नहीं लिया होता तो आपके पास अभी भी कुछ साल बचे होते। होंग टिंग घुटनों के बाल बैठकर रोने लगा। होंग जू, हालांकि, मुस्कुराए, बेटा, जिंदगी और मौत किस्मत पर निर्भर है, किस्मत आसमान पर निर्भर है। इंसानों को जल्दी या देर से मरना ही है। इस दुनिया में लंबी उम्र है, पर क्या कोई ऐसा है जो हमेशा के लिए जी सकता है? नहीं, हमारी किस्मत में मरना लिखा है। तुम्हें हमारे लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। उल्टा, तुम्हें हमारे लिए खुश होना चाहिए। हम दोनों को तुम्हारे जैसा बेटा मिला, एक भविष्य का इमॉर्टल वेनरेबल। ये कितने बड़े सम्मान की बात है। तुम्हारी वजह से हमारा नाम इतिहास में जरूर दर्ज होगा। मैडम होंग ने भी कहा, मेरे बेटे, अपने पिता की बात सुनो। एक अच्छा इंसान बनना, तुम्हें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। बूढ़े जोड़े ने एक दूसरे के हाथ थामे और एक साथ ही दम तोड़ दिया। पिता, माता, होंग टिंग आसमान की तरफ देखकर दहाड़ा। होंग टिंग की आंख में एक चमक जमा हो गई। वक्त के गुजरने के साथ अनुभव और परिपक्वता ने उसे एक मर्दाना करिश्मे से भर दिया था। डूबता सूरज हरी भरी पहाड़ी को रोशन कर रहा था। डूबते सूरज के नीचे उसने लियू शुजियान को पहली बार देखा। दो जोड़ी ये एक दूसरे से मिली, दोनों ने अपने दिलों की धड़कन महसूस की। एक अजीब सा माहौल तेजी से फैल गया। पहली नजर का प्यार। लियू शुजियान ने एक अजीब सा भाव दिखाया, धीरे से पूछा, तुम कौन हो? होंग टिंग को हालांकि कोई हैरानी नहीं हुई। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा किस्मत का लिखा हुआ पति हूं, मेरा नाम होंग टिंग है। लियू शुजियान हैरान रह गई, तुम भविष्य के इमॉर्टल वेनरेबल हो? हैरान मत हो, हमारा यहां मिलना किस्मत ने तय किया था। प्यार ने होंग टिंग को एक ऐसी संतुष्टि और खुशी का एहसास दिलाया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो और लियू शुजियान हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और उनमें बहुत कुछ एक जैसा था। ऐसा लगता था जैसे वो एक दूसरे के लिए ही बने थे, जैसे एक ताले के लिए चाबी। वो एक नेचुरल जोड़ी थे। वो एक साथ दुनिया घूमते, चांद के नीचे बातें करते और खाना खाते। उनके बीच गजब का तालमेल था। एक दूसरे को एक इशारा ही उनके दिल की बात समझा देता था और यहां तक कि उनके सारे इरादे एक दूसरे के दिमाग तक पहुंचा देता था। वो एक सच्चा इमोर्टल जोड़ा था, सैकड़ों सालों तक एक साथ रहे। उन्होंने कल्टिवेशन के रास्ते पर एक दूसरे का सहारा दिया,
एक बार भी उनके बीच लड़ाई नहीं हुई या एक पाल भी ऐसा नहीं आया जब वो एक दूसरे से नाराज हुए हैं। लियू शुजियान ने होंगटिंग का रैंक 8 पीक और आखिर में रैंक 9 वेनरेबल रेल्म तक हर कदम पर साथ दिया। ट्रिब्यूलेशन अकल्पनीय थी, लेकिन होंगटिंग आखिर में सफल हो गया। इसके कारण ड्यूक लॉन्ग बुरी तरह से घायल हो गए, हेवनली कोर्ट के कई गु इमॉर्टल्स मारे गए, जबकि होंगटिंग अपने चेहरे पर आंसुओं के साथ लियू शुजियान के धीरे धीरे ठंडे पड़ते जिस्म को थामे हुए था। उसने लियू शुजियान को कास के पकड़ा हुआ था, बार बार कह रहा था, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, प्लीज जिंदा रहो। कोई फायदा नहीं है, मेन ट्रिब्यूलेशन की चपेट में आ गई हूं। मेरी आत्मा का एक अंश बच गया है ताकि मैं तुम्हें आखिरी बार देख सकूं, यही बहुत बड़ी किस्मत है। मैं और क्या मांग सकती हूं? लियू शुजियान मुस्कुराई। मैं बेकार हूं, मैं बेकार हूं। मेन ट्रिब्यूलेशन से गुजर रहा था लेकिन उसमें तुम्हें भी शामिल कर लिया। होंगटिंग का सिर नीचे झुका हुआ था और आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। नहीं, होंगटिंग, अस ट्रिब्यूलेशन को सिर्फ मेरा स्पेशल फिजिक हाई रोक सकता था। अगर तुम सब अपनी जान भी दे देते, तब भी तुम फेल हो जाते। मेन दास एक्सट्रीम फिजिक्स में से एक के साथ पैदा हुई थी और तुमसे मिली, ये सब किस्मत का इंतजाम था। तुम्हारे मौत के यूएस पाल में मुझे अचानक अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मतलब समझ में आया, वो था तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हारे लिए ट्रिब्यूलेशन को रोकना और तुम्हें एक इमॉर्टल वेनरेबल के पैड तक पहुंचने में मदद करना। ए फ्लैट, मैंने ये पूरा कर लिया है। नहीं, नहीं, जियाना, इससे अच्छा तो मेन इमॉर्टल वेनरेबल हाई ना बनता। मैं बस चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो, मैं बस चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो। होंगटिंग बेबसी से दहाड़ा, उसका जिस्म कांप रहा था और उसके आंसू गिर रहे थे। इस दुनिया में हर चीज और हर किसी की अपनी किस्मत होती है, वो पहले से तय है। होंगटिंग, तुम ऐसे विचार नहीं रख सकते, तुम्हें आगे ठीक से जीना होगा। तुम्हारी किस्मत एक इमॉर्टल वेनरेबल बनना है, हेवनली कोर्ट को लीड करना और राइचस पथ की शान को 5 रीजन्स में फैलाना है। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से वो मंजर देखना चाहती थी, तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हें अपनी अजीय शक्ति से दुनिया में खुशहाली लाते हुए देखना। बदकिस्मती से मैं ये नहीं देख पाऊंगी। लियू शुजियान की जिंदगी की रोशनी धीरे धीरे बुझती गई, जब तक कि उसकी मौत ना हो गई। होंगटिंग का सिर झुका हुआ था और उसकी पीठ एक बूढ़े आदमी की तरह गहरी झुकी हुई थी, उसके चेहरे पर एक भारी साया छा गया था। इस पल ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीने के सारे निशान खो दिए हों। वो एक मूर्ति की तरह बेहरकत था। उसके इमॉर्टल एपर्चर में बची हुई स्वर्ग और धरती की जमा होकर मिल गई, उसकी वर्तमान मानसिक स्थिति के अनुसार एक रैंक 8 इमॉर्टल गू को रिफाइन कर रही थी। इस गू का आकार एक कनखजूरे जैसा था, उसका पूरा जिस्म कागज की तरह सफेद था। कनखजूरों के विपरीत उसके पैरों की जगह 100 फीलर्स थे। हर फीलर पारदर्शी था, हवा में धीरे से तैर रहा था, दिलों को बेचैन कर रहा था और लगातार सबसे गहरी पछतावे की भावनाओं को जागा रहा था। रैंक 8 रिग्रेट गू, कैन्स, कैन्स, कैन्स। ड्यूक लॉन्ग ने कई बार खून थूका, उन्होंने जबरदस्ती उठकर होंगटिंग के पास चले गए। लियू शुजियान की मौत बेमतलब नहीं थी, ये लायक और कीमती थी। दुख मानने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे प्रिय शिष्य। ये सब किस्मत का इंतजाम था। ए फ्लैट, तुम पहले से हाई एक इमॉर्टल वेनरेबल हो। रैंक 9 वेनरेबल्स इंसानियत के लंबे इतिहास में भी बहुत दुर्लभ हैं। तुम्हारे सामने अभी एक लंबी जिंदगी है, तुम्हारा मिशन अभी शुरू हुआ है। मैं अपना पद छोड़ दूंगा, हेवनली कोर्ट के साथ साथ 5 रीजन्स और 2 हेवंस को तुम्हारी जरूरत है। होंगटिंग, होंगटिंग, ड्यूक लॉन्ग ने धीरे से पुकारा। होंगटिंग ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, उसने ड्यूक लॉन्ग को नहीं देखा, उसकी नजर अभी भी लियू शुजियान की ठंडी लाश पर टिकी हुई थी। उसने हल्के से जवाब दिया, मुझे पछतावा है। चैप्टर 1678, इमॉर्टल वेनरेबल को पछतावा है, पर मुझे नहीं। क्या कहा तुमने? ड्यूक लॉन्ग ने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा, मुझे पछतावा है, होंगटिंग ने फिर से कहा। ड्यूक लॉन्ग की भावें तुरंत सिकुड़ गई, उन्होंने अपने सबसे गर्विले शिष्य को एक सख्त नजर से देखा। पछतावा? ओ होंगटिंग, ऐसी बकवास दोबारा मत करना। तुम्हें साफ पता है कितने लोगों ने तुम्हें यहां तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित और कुर्बान कर दिया। अगर तुम ऐसी बातें कहोगे तो क्या तुम उन लोगों के साथ इंसाफ करोगे जिन्होंने पूरी जिंदगी तुम्हारी मदद की? क्या तुम अपने माता पिता के साथ इंसाफ करोगे? अपनी दिवंगत पत्नी लियू शुजियान के साथ? अनइमोर्टल्स के साथ इंसाफ करोगे जिन्होंने ट्रिब्यूलेशन पार करने में तुम्हारी मदद की और खुद कुर्बान हो गए? ड्यूक लॉन्ग ने होंगटिंग को जोर से डांटा। ठीक है, लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग, लियू शुजियान की मौत एक बहुत बड़ी त्रासदी है,
हम रेड लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के जज्बातों को समझ सकते हैं। वो बस इस वक्त थोड़े बेचैन हैं। हेवनली कोर्ट के दूसरे गु इमॉर्टल्स ने बीच बचाव करने की कोशिश की। रेड लोटस इमॉर्टल वेनरेबल, ही। होंगटिंग ने नफरत से हंसा। उसने अपनी खून से भरी आंखों से ड्यूक लॉन्ग को देखा। अगर इस इमॉर्टल वेनरेबल पैट के लिए ऐसी कुर्बानियों की जरूरत है और फ्यूचर में और भी कुर्बानियां होंगी, तो इससे अच्छा है कि ये मुझे मिले ही ना। बस करो, ड्यूक लॉन्ग ने गुस्से में चिल्लाया। मैं तुम्हें और बकवास करने की इजाजत नहीं दूंगा, होंगटिंग। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा इमॉर्टल वेनरेबल पैट तुम्हारी मर्जी से हासिल या छोड़ा जा सकता है? ये सब किस्मत का इंतजाम है। ये तुम्हारी जिंदगी का मिशन है। तुम्हें इसे मानना ही होगा चाहे कुछ भी हो। होंगटिंग जोर से हंसा। उसके बाल बिखरे हुए वो एक दयनीय हालत में था। उसने अपना सिर झुकाया और ड्यूक लॉन्ग को देखा। एक महान इमॉर्टल वेनरेबल, दुनिया में अजय, असल में अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। वो इस इमॉर्टल वेनरेबल पैट को माना भी नहीं कर सकता। ड्यूक लॉन्ग ने ठंडी सांस ली। बताओ मुझे, होंगटिंग, इस दुनिया में कौन अपनी मर्जी से जी सकता है? तुम्हारी सोच बहुत बचकानी है। तुम्हें लगता है कि इमॉर्टल वेनरेबल बनना और राइचस पाथ को लीड करना बिना कुर्बानियों के हो जाएगा? इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ती? तुम राइचस पाथ शब्दों को कितना हल्का समझते हो? गलत। हेवनली कोर्ट के राइचस पाथ को बनाए रखने के लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। अगर तुम्हारे अंदर ये कुर्बानी की मानसिकता हाई नहीं है, तो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम हेवनली कोर्ट में प्रवेश करने के लायक नहीं हो। होंगटिंग का जिस्म कांप गया। लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग, लॉर्ड इमॉर्टल वेनरेबल, प्लीज शांत हो जाइए। हमें इस वक्त झगड़ने के बजाय आराम करना चाहिए और अपने घावों को ठीक करना चाहिए। दूसरे गु इमॉर्टल्स ने बार बार समझने की कोशिश की। होंगटिंग ने धीरे से अपना सिर झुकाया, लेकिन उसकी मुठ्ठियां धीरे धीरे कास गई जब उसने एक अटल आवाज में कहा, मैं उन्हें जिंदा करना चाहता हूं। ड्यूक लॉन्ग की भावें उठ गई। उनका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। तुम किसे जिंदा करना चाहते हो? हर उस इंसान को जिसने मेरे लिए खुद को कुर्बान कर दिया। मेरे माता पिता, लियू शुजियान और बहुत से दूसरे। बदमाशी। ड्यूक लॉन्ग अचानक चिल्लाए और होंगटिंग की तरफ इशारा किया। तुम्हारे मन में ऐसा विधर्मी ख्याल कैसे आ सकता है? तुम्हें साफ पता है, मैंने तुम्हें कई बार बताया भी है, जीवन और मृत्यु किस्मत से तय होती है। जीवन और मृत्यु महान डाओ का नियम है। किसी भी जीव का जीना और मरना किस्मत द्वारा तय किया जाता है। तुम मारे हुए को जिंदा करना चाहते हो? क्या तुम पूरी दुनिया को अव्यवस्था में डालने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुमने अभी तक नहीं सीखा? तुम जितना ज्यादा ऐसा सोचोगे, तुम्हारे आसपास उतनी ही भयानक त्रासदियां होंगी। भले ही और भयानक त्रासदियां हो, मैं उन्हें स्वीकार कर लूंगा। मास्टर, शिष्य के मन में हमेशा एक सवाल था, क्यों? हमें किस्मत के इंतजामों को क्यों मानना हाई पड़ता है? अगर किस्मत ना होती, तो क्या दुनिया सच में अव्यवस्था में डूब जाती? क्या यह संभव नहीं है कि दुनिया एक बेहतर जगह बन जाए? होंगटिंग ने बेचैनी से पूछा। ड्यूक लॉन्ग का जिस्म गुस्से से कांप गया। यहां तक कि समझाने वाले हेवनली कोर्ट के गु इमॉर्टल्स भी धीरे धीरे एक कदम पीछे हट गए। होंगटिंग को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अनजान व्यक्ति हो। लॉर्ड इमॉर्टल वेनरेबल, आपकी सोच बहुत खतरनाक है। सही है, किस्मत के बिना हमारी मानव जाति समृद्ध नहीं होती। फेट गु हेवनली कोर्ट का सर्वोच्च खजाना है। लॉर्ड इमॉर्टल वेनरेबल असल में उस नाश्त करना चाहते हैं। यह तुम सब। होंगटिंग ने आसपास के गु इमॉर्टल्स को देखा। यूसिस पैल एक अजीब सा गहरा अकेलापन महसूस हुआ। वक्त बीतता गया, ना जाने कितना समय बीत गया। रिवर ऑफ टाइम में एक अकेली परछाई दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए उसका चेहरा जिंदगी के उतार चढ़ावों से भरा हुआ था, जैसे कोई आदमी जो दुनिया घूम चुका हो लेकिन उसका कोई ठिकाना ना हो। उसके चेहरे पर अभी भी पहले वाले होंगटिंग की छवि थी, लेकिन उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल चुका था। रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने अंतहीन बहती हुई रिवर ऑफ टाइम को देखा और एक सांस ली। ए फ्लैट, अपनी विरासत पीछे छोड़ने का समय आ गया है। वो धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके पैर रिवर ऑफ टाइम को छूने से ठीक पहले रुक गए। ये पहला स्टोन लोटस आइलैंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टोन लोटस आइलैंड भी होगा। मेन रिग्रेट गू को इसके कोर के रूप में इस्तेमाल करूंगा और इसे अस अदरवर्ल्डली डेमन के लिए छोड़ दूंगा, अस इंसान के लिए जिसमें फेट को नाश्त करने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। इसके बाद इस दुनिया में धीरे धीरे एक स्टोन लोटस आइलैंड प्रकट हुआ। रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने यहां रैंक 8 रिग्रेट गू के साथ साथ भारी मात्रा में टाइम पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स, इमॉर्टल किलर मूव्स, अपनी सच्ची यादों वाला एक हिस्सा और एक बेजोड़ असर वाला इमॉर्टल किलर मूव छोड़ दिया। इंतजाम पूरा करने के बाद रेड लोटस डेमन वेनरेबल अपने थके हुए जिस्म के साथ धीरे धीरे उठ गया।
वक्त बीतता गया, ना जाने कितना समय बीत गया। एक बहरी व्यक्ति इस स्टोन लोटस आइलैंड में घुस आया। उसने सादे कपड़े पहने हुए थे, उसका जिस्म पतला सा था और सिर गंजा, उसका चेहरा आम था। वो नंगे पैर था, उसके पैरों पर थोड़ी मिट्टी भी लगी हुई थी, जैसे कोई किसान खेत में दिन भर काम करके लौटा हो। हालांकि उसका चेहरा बहुत जवान लग रहा था, उसकी आंखें तेजी से चमक रही थी, करुणा और दया से भरी हुई। रेड लोटस का सच्चा अर्थ प्रकट हुआ। रेड लोटस डेमन वेनरेबल की एक भ्रमक छवि में बदल गया, जो नंगे पैर वाले जवान दिखने वाले आदमी की तरफ मुस्कुराया। स्वागत है मेरे सम्मानित अतिथि। मेन पैराडाइज अर्थ हूं, मैंने आखिरकार बड़ी मेहनत के बाद इस जगह को ढूंढ ही लिया। ये व्यक्ति पैराडाइज अर्थ था, जो पहले एक इमॉर्टल वेनरेबल बन चुका था। रेड लोटस के सच्चे अर्थ ने सीधे पूछा, इमॉर्टल वेनरेबल, आपके आने का क्या उद्देश्य है? पैराडाइज अर्थ मुस्कुराया, सीनियर रेड लोटस, जब आप पहले से जानते हैं तो पूछने की क्या जरूरत है? रेड लोटस का सच्चा अर्थ भी मुस्कुराया, तुम सही हो, फेट सिर्फ डैमेज हुआ है, पूरी तरह से नाश नहीं हुआ, इसलिए रिवर ऑफ टाइम से अभी भी सब कुछ ट्रेस और ऑब्जर्व किया जा सकता है। एक पाल रुकने के बाद रेड लोटस के सच्चे अर्थ ने जारी रखा, मैं तुम्हें रिग्रेट गू उधार दे सकता हूं, जहां तक तुम्हारा मेरे उत्तराधिकारी को चुराने का इरादा है, वो तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करेगा। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल गंभीर दिखे, भले ही वो एक अदरवर्ल्डली डेमन है, वो जज्बातों से खाली इंसान नहीं है। तलवार नीचे रखकर मुक्ति पाई जा सकती है, सुधारने के लिए कभी देर नहीं होती। कौन मुक्ति नहीं पाना चाहता? मैं एक कोशिश करने को तैयार हूं। रेड लोटस का सच्चा अर्थ हंसा, ठीक है। मेरे मुख्य शरीर को इस आइलैंड को बनाते समय कुछ चिंताएं थी। आखिरकार मेन हेवनली कोर्ट के खिलाफ डिफेंस करने में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हूं, लेकिन जब तुम एक्शन ले रहे हो तब कोई चिंता नहीं है। ये रहा रिग्रेट गू, इसे ठीक से पकड़ो। रिग्रेट गू धीरे धीरे उठकर आया। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, जो रोशनी से ढके हुए थे, और उस ध्यान से पकड़ा। ये सच में रिग्रेट गू कहलाने के लायक है। ये लगातार अनंत पछतावे की भावनाओं को बाहर निकलता है। सिर्फ वही इंसान इसकी सबसे बड़ी कमजोरी से बच सकता है, जिसे जरा सा भी पछतावा ना हो। वर्ण कोई भी गू इमॉर्टल जो इसके पास आएगा, उस अतुलनीय दर्द और पछतावा महसूस होगा। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरा रैंक 9 कल्टिवेशन लेवल ना होता तो शायद मैं इसे दबा भी नहीं पाता। लगता है तुम्हारे दिल में भी पछतावा है। रेड लोटस के सच्चे अर्थ ने सांस ली। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसे अपनी जिंदगी में कोई पछतावा ना हो? रिग्रेट गू को अपने इमॉर्टल एपर्चर में रखते हुए पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने रेड लोटस के सच्चे अर्थ की तरफ गंभीरता से झुककर प्रणाम किया। मैं चलता हूं, मैं यूस यहां जरूर भेजूंगा। फैंग युआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों से हैरानी का भाव धीरे धीरे गायब हो गया। वो इस याद से गुजरा जो रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने यहां छोड़ी थी, और सब कुछ का कारण और परिणाम समझ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सीधे स्टोन लोटस आइलैंड पर पहुंच जाऊंगा। रेड लोटस डेमन वेनरेबल और पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल भले ही दोनों मर चुके हैं, उनके इंतजाम अभी भी काम कर रहे हैं। फैंग युआन ने एक सांस ली और फिर रेड लोटस के सच्चे अर्थ के साथ साथ यूएस रैंक 8 रिग्रेट गू को देखा, जो पहले ही उसके सामने तैर रहा था। रेड लोटस का सच्चा अर्थ मुस्कुराया, फैंग युआन, आखिरकार तुम आ ही गए। कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास है कि तुम फेट गू को नाश करने की पूरी कोशिश करोगे। इसलिए मेरी सच्ची विरासत को स्वीकार करो, ये 1 मिलियन सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। फैंग युआन ने सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, रिग्रेट गू को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। रेड लोटस के सच्चे अर्थ ने उस जल्दी से याद दिलाया, सावधान, रिग्रेट गू को सीधे नहीं छुआ जा सकता, वरन भले ही तुम इसे रिफाइन कर लो, तुम अनंत पछतावों में डूब जाओगे। मैंने तुम्हारे लिए एक तरीका पहले से तैयार कर रखा है, तुम्हें बस इसकी कोई जरूरत नहीं है। फैंग युआन का एक्सप्रेशन शांत था जब उसने रिग्रेट गू को पकड़ा और तुरंत यूस रिफाइन कर लिया। रेड लोटस का सच्चा अर्थ हैरान रह गया, तुम चैप्टर 1679 रेड लोटस की असली विरासत बहती हुई नदी हमेशा अतीत से वर्तमान और भविष्य की ओर बहती रहती थी। फैंग युआन रेड लोटस के स्टोन आइलैंड के किनारे खड़ा था, एक शांत एक्सप्रेशन और गहरी नजर से रिवर ऑफ टाइम को देख रहा था। रिवर ऑफ टाइम को स्वर्ग और धरती का सबसे खास सक्लूडेड डोमेन कहा जा सकता था, क्योंकि ये पूरी दुनिया से होकर गुजरती थी। इसके अस्तित्व और गाति के बिना पूरा गू मास्टर वर्ल्ड एक स्थिर तस्वीर बन जाता, जिसमें कोई बदलाव या जीवन ना होता। फैंग युआन ने डांग माउंटेन और लुओपो वैली पर कब्जा कर लिया था,
यह दोनों सक्लूडेड डोमेन्स ऑफ हेवन एंड अर्थ उसके थे, लेकिन वो पूरी रिवर ऑफ टाइम पर कब्जा बिल्कुल नहीं कर सकता था। यह सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ इस दुनिया के सभी प्राणियों का था। हर जानवर, हर घास, हर पत्थर, पानी की हर बूंद, सभी रिवर ऑफ टाइम से मिलने वाले लाभ का आनंद ले रहे थे। यहां तक कि गू इमोर्टल्स भी ज्यादा से ज्यादा अपने इमोर्टल एपर्चर में रिवर ऑफ टाइम की एक सहायक नदी ही रख सकते थे। रिवर ऑफ टाइम पूरी दुनिया की सामूहिक संपत्ति थी। वक्त के पानी की हर बूंद पारदर्शी, हल्के सफेद रंग की थी। हर पाल अरबों बूंदें टकराती, उलझती और घूमती एक शानदार रोशनी का नजारा पेश करती। इसलिए रिवर ऑफ टाइम की सतह हमेशा बदलते हुए रोशनी की एक पतली परत से ढकी रहती थी। ये वो जगह थी जहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम पाथ डाउ मार्क्स द टाइम पाथ का सबसे बड़ा जमावड़ा फैंग युआन आइलैंड के किनारे खड़ा था और थोड़ी ही देर में उसने कई एयर बीस्ट्स, एक वन फिंगर फ्लो शार्क और बड़ी संख्या में टाइम पाथ के जंगली गू वॉर्म्स देखे। रिवर ऑफ टाइम जीवंतता से भरी हुई थी। फैंग युआन को इस रेड लोटस स्टोन आइलैंड पर आए कई दिन हो चुके थे। इस दौरान उसने रेड लोटस के सच्चे अर्थ को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। उसका टाइम पाथ अटेनमेंट लेवल तेजी से बढ़ा, एक अकल्पनीय ऊंचाई तक पहुंच गया, टाइम पाथ क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर। इस अटेनमेंट लेवल के साथ फैंग युआन को रिवर ऑफ टाइम को देखते हुए कई नई चीजें समझ में आई। ये एहसास सिर्फ ऊपरी नहीं थे, बल्कि रिवर ऑफ टाइम के सार तक जा रहे थे। फैंग युआन जितना देखता उतना ही उसमें खो जाता। महान डाव की चरम गहराइयां उसकी उनके सामने थी, चुपचाप एक रहस्यमय पर्दे का एक कोना उठा रही थी, जिससे वो इस दुनिया और इसके संचालन के सिद्धांत को समझने लगा था। भले ही उसने पहले रिफाइनमेंट पाथ क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट हासिल किया था, उसका अनुभव यूएस समय इतना गहरा नहीं था। आखिरकार फैंग युआन इस वक्त आसमान और धरती के सक्लूडेड डोमेन रिवर ऑफ टाइम में था। टाइम पाथ क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल ने फैंग युआन को हर पहलू में व्यापक विकास दिया, जैसे कि रहस्यमय इमोर्टल किलर मूव टाइम कटिंग एज। फैंग युआन के पास अब उसके सार को पूरी तरह से समझने और यूएस में शामिल गू वॉर्म्स को बदलने की क्षमता थी, जिससे उसकी मूल शक्ति वापस आ सकती थी। एक और उदाहरण था शियाचा के टाइम पाथ इमोर्टल गू और इमोर्टल किलर मूव्स। फैंग युआन अब उन्हें मॉडिफाई करके अपने लिए अनुकूल बना सकता था। सबसे बड़ा विकास टाइम पाथ इमोर्टल गू रेसिपीज में था। टाइम पाथ और रिफाइनमेंट पाथ दोनों क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर लेवल पर होने के कारण फैंग युआन को किसी भी टाइम पाथ इमोर्टल गू रेसिपी को मॉडिफाई करने और टाइम पाथ इमोर्टल गू रिफाइन करने में बहुत ज्यादा विश्वास था। बिना किसी शंका के रेड लोटस का सच्चा अर्थ सबसे मूल्यवान खजाना था। उसके बाद रैंक 8 इमोर्टल गू रिग्रेट था। इस गू के लेजेंडरी स्टेटस को छोड़ दें तो सिर्फ इसके रैंक 8 लेवल के आधार पर ही इसकी कीमत असाधारण थी। इस गू वर्म के साथ फैंग युआन के पास अब 5 रैंक 8 गू वॉर्म्स दी एटीट्यूड, विजडम स्वॉर्ड, ईयर्स फ्लो लाइक वाटर, सोल बीस्ट टोकन और रिग्रेट। फैंग युआन अब बिना किसी रुकावट के रिग्रेट पूल बना सकता था। बेशक मुश्किल अभी भी थी, लेकिन सबसे बड़ी बाधा रिग्रेट गू के कारण अस्तित्वहीन हो गई थी। जब रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने इस सच्ची विरासत का इंतजाम किया था, उसने फैंग युआन की स्थिति का अनुमान लगाया था और इसलिए बड़ी मात्रा में टाइम पाथ इमोर्टल मटेरियल्स तैयार किए थे। रिग्रेट गू और टाइम पाथ इमोर्टल मटेरियल्स के साथ फैंग युआन को बस प्रक्रिया का पालन करना था और कुछ समय बिताकर रिग्रेट पूल बनाना था। वो रिग्रेट पूल से बेहतर इमोर्टल गू हाउस भी बना सकता था। इन सब के साथ फैंग युआन बड़े पैमाने पर गू रिफाइन करना शुरू कर सकता था। एक तरफ वो बहुत सारे टाइम पाथ इमोर्टल गू रिफाइन कर सकता था, दूसरी तरफ वो अपने पास पहले से मौजूद इमोर्टल गू का रैंक बढ़ा सकता था। रेड लोटस डेमन वेनरेबल द्वारा छोड़े गए ये टाइम पाथ इमोर्टल मटेरियल्स हाई रैंक के द सबसे कम रैंक 7 था, जबकि बड़ी मात्रा में रैंक 8 इमोर्टल मटेरियल्स थे। अगर हेवनली कोर्ट ये देखता तो उनके मुंह से खून निकल जाता। उन्होंने फैंग युआन को परेशान करने और यूज टाइम पाथ इमोर्टल मटेरियल्स खरीदने से रोकने के लिए हर तरीका आजमाया, बिना कोई बड़ी कीमत चुकाने में हिचकिचाए। इसने सच में फैंग युआन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी, लेकिन उनके सारे प्रयास अब बेकार साबित हुए। रेड लोटस का सच्चा अर्थ, रैंक 8 इमोर्टल गू रिग्रेट, बड़ी मात्रा में टाइम पाथ इमोर्टल मटेरियल्स, साथ हाई इमोर्टल किलर मूव्स। इमोर्टल किलर मूव्स में सबसे बड़ा लाभ वो इमोर्टल किलर मूव्स द जिनका कोर स्प्रिंग ऑटम सकाडा था। फैंग युआन को सबसे ज्यादा चिंता स्प्रिंग ऑटम सक्सेस किलर मूव की थी। यह मूव कई सहायक इमोर्टल गू का इस्तेमाल करता था और स्प्रिंग ऑटम सकाडा के एक्टिवेशन के साथ इसकी सफलता दर 100% तक पहुंच जाती। सिर्फ स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करने की सफलता दर बहुत कम थी,
इसका एक नुकसान ये भी था कि इससे किस्मत बहुत कम हो जाती थी। लेकिन भले हाई स्प्रिंग ऑटम सक्सेस इमॉर्टल किलर मूव में अभी भी किस्मत कम होने का नुकसान था, असफलता की दर 0 हो गई थी। इस मूव के साथ स्प्रिंग ऑटम सकाडा की उपयोगिता में एक विशाल वृद्धि हुई। फैंग युआन ने पहले हाई इस किलर मूव को तैयार करने का फैसला कर लिया था। लगभग सारे इमॉर्टल किलर मूव्स जानकारी के रूप में थे और फैंग युआन को उन्हें खुद तैयार करना था। लेकिन एक टाइम पाथ किलर मूव रेड लोटस डेमन वेनरेबल द्वारा विशेष रूप से एक्टिवेट करके फैंग युआन के लिए छोड़ा गया था। पहले का रैंक 9 किलर मूव 1 मिलियन से ज्यादा सालों के बाद उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी, लेकिन वो अभी भी प्रभावी था। इस टाइम पाथ किलर मूव का नाम था फ्यूचर सेल्फ। यह मूव रिवर ऑफ टाइम और रेड लोटस के स्टोन आइलैंड पर निर्भर था। गु इमॉर्टल यूजर अपनी जिंदगी के किसी भविष्य के रूप का अस्थायी रूप से इस्तेमाल कर सकता था। उदाहरण के लिए, एक गु मास्टर जिसके पास सिर्फ रैंक 5 कल्टिवेशन है, लेकिन भविष्य में वो सफलतापूर्वक अपनी असेंशन ट्रिब्यूलेशन पार करके रैंक 6 बन जाएगा। फ्यूचर सेल्फ के इस्तेमाल से वो अपने भविष्य के गु इमॉर्टल रूप के शरीर को उधार ले सकता है और अस्थायी रूप से गु इमॉर्टल का कल्टिवेशन लेवल प्राप्त कर सकता है। फैंग युआन भी इस मूव की रहस्यमयी और भयंकर शक्तियों से लाजवाब था। बदकिस्मती से यह मूव ऐप कमजोर होकर रैंक 7 लेवल का हो गया था और फैंग युआन के लिए बेकार था। रेड लोटस डेमन वेनरेबल के अनुमान में जब फैंग युआन इस स्टोन आइलैंड को ढूंढेगा तब उसका कल्टीवेशन रैंक 7 होगा। लेकिन रेड लोटस डेमन वेनरेबल आखिरकार कोई विजडम पाथ इमॉर्टल वेनरेबल नहीं था। भले ही वो एक विजडम पाथ इमॉर्टल वेनरेबल होता, अनुमानों में अभी भी कमियां हो सकती थी। खासकर इस स्थिति में जब फेटगू घायल था और लखपत उभार आया था, सब कुछ अनुमान लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। मेरा कल्टीवेशन पहले से हाई रैंक 8 है। मैं इस फ्यूचर सेल्फ किलर मूव को सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट्स को दे सकता हूं। ये उनकी शक्ति की कमी को पूरा कर सकता है और उन्हें मेरी लड़ाइयों में भाग लेने के लायक बना सकता है। कितने अफसोस की बात है कि इससे पहले मैंने इतने सारे लोग खो दिए। रेड लोटस की सच्ची विरासत का पूरा कंटेंट अत्यंत समृद्ध था और सच में रेड लोटस डेमन वेनरेबल की सच्ची विरासत कहलाने के लायक था। लेकिन फैंग युआन फिर भी थोड़ा निराश था। जिस चीज की उसने सबसे ज्यादा उम्मीद की थी वो था फेटगू को नाश करने का कोई तरीका या शॉर्टकट। हालांकि रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने ऐसी कोई चीज पीछे नहीं छोड़ी थी। यहां तक कि रेड लोटस डेमन वेनरेबल द्वारा छोड़ी गई याद में भी उसने सिर्फ इमॉर्टल वेनरेबल बनने के अनुभव और बाद में अपने पछतावे भरे जीवन को दर्शाया। जहां तक उसने स्प्रिंग ऑटम सकाडा को कैसे रिफाइन किया या उसने हेवनली कोर्ट पर हमला करके फेटगू को कैसे घायल किया, उनकी कोई यादें नहीं थी। यादें सीधे रेड लोटस डेमन वेनरेबल द्वारा रेड लोटस स्टोन आइलैंड बनाने पर पहुंच गई थी। वेनरेबल बनने के बाद ऐसे इंतजाम के पीछे क्या गहरा अर्थ था? फैंग युआन ने रेड लोटस के सच्चे अर्थ को आत्मसात करने से पहले पूछा था। रेड लोटस के सच्चे अर्थ का जवाब था, फेटगू को नाश करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। भले ही रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने यूएस समय किसी शॉर्टकट का फायदा उठाया हो, वो शॉर्टकट अब मौजूद नहीं है। हेवनली कोर्ट को कम मत समझो। अगर कोई शॉर्टकट दिखे तो अतिरिक्त सावधान रहो, क्योंकि वो हेवनली कोर्ट का जाल होना चाहिए। जहां तक इस बात का सवाल है कि रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने और यादें क्यों नहीं छोड़ी, रेड लोटस के सच्चे अर्थ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ अनुमान लगाया। वो शायद तुम्हें किसी विशेष दिशा में इशारा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे आसानी से गलतफहमी हो सकती है। फेटगू को नाश करना है या नहीं, ये तुम्हारा अपना फैसला है। फैंग युआन ने पूछा, दूसरे रेड लोटस स्टोन आइलैंड्स कहाँ हैं? रेड लोटस का सच्चा अर्थ नहीं जानता था। हालांकि ये जवाब फैंग युआन की उम्मीद के मुताबिक था। अगर हर रेड लोटस स्टोन आइलैंड दूसरे आइलैंड्स की लोकेशन बता सकता तो उन्हें पहले हाई स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल या हेवनली कोर्ट ने ले लिया होता। ऐसी स्थिति से बचने के लिए रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने हर रेड लोटस स्टोन आइलैंड को अलग अलग बनाया था, बिना दूसरों की लोकेशन को महसूस करने की क्षमता के। फेटगू को नाश करना ही होगा। फेटगू के साथ या बिना हेवनली कोर्ट दो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स थे। अगर हेवनली कोर्ट ने सफलतापूर्वक फेटगू को रिस्टोर कर लिया तो भले हाईफांग युआन किस्मत के बंधनों से बंधा नहीं होगा, दुनिया के दूसरे लोग या जीव किस्मत से प्रभावित या यहां तक कि मैनिपुलेट किए जा सकते थे। इस समय फैंग युआन के दुश्मन उसके अलावा हर कोई और हर चीज होगी। ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहा गया था, लेकिन ये उतना ही गंभीर था। एक और ज्यादा महत्वपूर्ण कारण यह था कि फेटगू का अस्तित्व फैंग युआन के अमर जीवन की खोज में सबसे बड़ी बाधा था। फेटगू पुनर्जीवन की इजाजत नहीं देता था। इसमें लिखा था कि सभी जीवों को मरना ही होगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो, फैंग युआन को फेटगू को नाश करना ही पड़ेगा।
रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने शायद इसका पहले ही अनुमान लगा लिया था, इसलिए वो फैंग युआन के मोटिवेशन के बारे में चिंतित नहीं था। चैप्टर 1680 इमॉर्टल गू को एडवांस करना सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर। मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, बिजली कड़क रही थी और चमक रही थी। फैंग युआन का टाइम पाथ क्लोन आसमान में ऊंचा खड़ा था, वो गू रिफाइनमेंट प्रोसेस को सावधानी से देख रहा था ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो। काले बादलों के नीचे, जो पहले एक चौड़ा मैदान था, अब गहरे गड्ढों से भरा हुआ था। बिजली की लकीरें जमीन पर गिरती, धरती को तोड़ती और आधे गोल गड्ढे बनाती। गड्ढे के अंदर की मिट्टी रिफाइन होकर सेरेमिक जैसी संरचना में बदल गई थी, जिसमें से धुआं उठ रहा था। सही वक्त है, मेरे में बॉडी को अब एक्शन लेना चाहिए। टाइम पाथ क्लोन ने जैसे ही ये सोचा, अनगिनत बिजलियां एक साथ मिलकर एक विशाल बिजली की लकीर में बदल गई। बूम! गहरे नीले रंग की बिजली, जो एक स्वर्गीय स्तंभ जैसी लग रही थी, मैदान के बीच में एक सफेद पत्थर पर जोर से गिरी। तुरंत सफेद पत्थर बिजली से टुकड़े टुकड़े हो गया, अनगिनत टूटे हुए पत्थर हर तरफ उड़ गए। बिजली बेहद तेज थी, वो अचानक एक साथ आई थी और उतनी ही जल्दी गायब हो गई। एक पहाड़ी के साइज का सफेद पत्थर फट गया, लेकिन एक छोटा गू वर्म हवा में तैर रहा था। यह गू वर्म एक तितली की शक्ल का था जिसके कई रंग दी, ये मैन एज बिफोर इमॉर्टल गू था। आखिरकार 6 बार फेल होने के बाद में सफल हुआ, बुरा नहीं, बुरा नहीं। फैंग युआन के टाइम पाथ क्लोन ने यह देखकर खुशी से झूम उठा। मैन एज बिफोर टाई बाय यून शेंग से मिला था, इसका मूल स्रोत पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क तक जाता था। असली मैन एज बिफोर इमॉर्टल गू सिर्फ रैंक 6 का था, जो सिर्फ रैंक 6 गू इमॉर्टल्स को हील करने में प्रभावी था और रैंक 7 पर मुश्किल से काम करता था। अक्सर इसका एक्टिवेशन फेल हो जाता था। रैंक 8 पर इसका असर तो और भी खराब था। फैंग युआन इसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर पाता था क्योंकि उसके सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी की खासियत थी, अलग अलग तरह के डाओ मार्क्स एक दूसरे से टकराते नहीं थे। लेकिन अब जबकि वो रैंक 8 था, रैंक 6 मैन एज बिफोर साफ तौर पर बहुत कमजोर था। लेकिन अब मैन एज बिफोर इमॉर्टल गू सफलतापूर्वक रैंक 6 से रैंक 7 में एडवांस हो गया था। फैंग युआन के टाइम पाथ क्लोन ने इसे ध्यान से जांचा और जल्द हाई रैंक 7 मैन एज बिफोर और रैंक 6 वर्जन के बीच का फर्क पता लगा लिया। दोनों की शक्ल तितली जैसी थी, लेकिन रैंक 7 मैन एज बिफोर कहीं ज्यादा चमकदार था। इसके अलावा तितली के शरीर में एक बदलाव था, ये एक छोटा, नंगा और पीला इंसान जैसा दिख रहा था। भले हाई रैंक 8 मैन एज बिफोर फैंग युआन के लिए ज्यादा उपयुक्त होता, वो इस वक्त इसे रैंक 7 में एडवांस करके संतुष्ट था। रैंक 8 इमॉर्टल गू को रिफाइन करने के लिए अनगिनत कल्टिवेशन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती, जो फैंग युआन इस वक्त झेलने की स्थिति में नहीं था। उस समय ओल्ड एंसेस्टर जू हू ने रैंक 8 फॉर्च्यून राइवलिंग हेवन को रिफाइन करने के लिए अपना लगभग सारा संचय खाली कर दिया था। स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड का हर सदस्य इसकी शिकायत कर रहा था। और तो और, ओल्ड एंसेस्टर जू हू ने इस जीवन में फैंग युआन से कहीं ज्यादा समय तक कल्टिवेट किया था। ये तभी हो सकता था जब फैंग युआन अपनी पूरी संपत्ति खर्च कर देता, जैसे डांगहू माउंटेन, लुओपो वैली, रिवर्स फ्लो रिवर या विजडम गू को बेचकर अनगिनत रिसोर्सेज के बदले। लेकिन ये घाटे का सौदा होता। मैन एज बिफोर भले ही एक बेहतरीन गू था, लेकिन ये स्प्रिंग ऑटम सकाडा जैसा महत्वपूर्ण गू वर्म नहीं था। फैंग युआन को रैंक 8 इमॉर्टल गू रिफाइन करने की कोई खास उम्मीद नहीं थी। उसका इरादा अपने ज्यादातर रैंक 6 इमॉर्टल गू को रैंक 7 में एडवांस करने का था। बड़ी मात्रा और गू रिफाइनमेंट की कठिनाई के साथ साथ उच्च असफलता दर के कारण भले हाई फैंग युआन अपने सारे वर्तमान रिसोर्सेज लगा देता, ये शायद ही काफी होता। फैंग युआन ने 5 शिंग के ग्रोटो हेवन, ची क्लैन के ग्रोटो हेवन, ब्लू ड्रैगन वेल ग्रोटो हेवन और रेड लोटस के स्टोन आइलैंड से कल्टिवेशन रिसोर्सेज के ढेर हासिल किए थे। लेकिन गू रिफाइनमेंट एक अट्ठा गड्ढा था, चाहे कितना भी निवेश किया जाए, ये कभी भी काफी नहीं होगा। खुशकिस्मती से फैंग युआन को रिग्रेट गू मिल गया था, जिसका इस्तेमाल करके उसने एक रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन बनाया जो गू रिफाइनमेंट प्रक्रिया के एक छोटे से हिस्से को असफल होने पर दोबारा करने की इजाजत देता था। जब फैंग युआन के टाइम पाथ क्लोन ने रैंक 7 मैन एज बिफोर इमॉर्टल गू लिया, तब तक काले बादल गायब हो चुके थे। रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन धीरे धीरे एक्टिवेट हुआ और किलर मूव सेल्फ क्लेंजिंग के साथ मिलकर उन्होंने घटनास्थल पर बचे डाउमार्क के निशानों को साफ कर दिया। अगला लैंडस्केप एज बिफोर है, टाइम पाथ क्लोन ने सोचा। गू रिफाइनमेंट प्लान्स की लिस्ट में मैन एज बिफोर और लैंडस्केप एज बिफोर सबसे ऊपर थे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी था, जैसे कि डेगू, सेल्फ स्ट्रेंथ, पुलिंग माउंटेन, स्ट्रेंथ ची, वज्र थॉट, स्टार आइज, स्टार थॉट।
अनरावल मिस्ट्री इमॉर्टल गू भी महत्वपूर्ण था। इसका रैंक एडवांस होने के बाद यह अनरावल ड्रीम की शक्ति को बहुत बढ़ा सकता था, जो फैंग युआन के ड्रीम पाथ कल्टिवेशन में अत्यंत लाभदायक था। डॉग शिट लक, ची लक, लक इंस्पेक्शन, कनेक्ट लक और टाइम लक भी थे। यह लक पाथ इमॉर्टल गू भी एडवांस होने के बाद बहुत बड़ी मदद करते। फैंग युआन के पास लक पाथ में ऑफेंसिव मेथड्स की कमी थी, लेकिन इसके सपोर्ट फंक्शन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। पहले फैंग युआन ने अपनी लक पाथ की श्रेष्ठता का इस्तेमाल करके हेवनली कोर्ट के कई टाइम पाथ इमॉर्टल गू हाउसेस के पीछे से छुटकारा पाया था। इमॉर्टल गू का रैंक बढ़ाना सब फैंग युआन के मुख्य शरीर द्वारा किया जा रहा था। टाइम पाथ क्लोन के पास कम कल्टिवेशन लेवल के कारण पर्याप्त योग्यता नहीं थी। रेड लोटस की सच्ची विरासत प्राप्त करने के बाद फैंग युआन रेड लोटस के स्टोन आइलैंड में ही रुका रहा। उसके बार गू रिफाइन करने के अलावा बाइनिंग बिंग, ही लू लन और बाकी सब भी आइलैंड पर घूम रहे थे। वो एक दूसरे से पॉइंटर्स एक्सचेंज कर रहे थे और अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ अडेप्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फ्यूचर सेल्फ के प्रभाव में उनकी युद्ध शक्ति फर्स्ट रेट या रैंक 7 के शिखर तक पहुंच गई। ये अस्किलर मूव की सीमा थी। अपने अधीनस्थों की शक्ति इस स्टार तक बढ़ने के साथ पहले जैसी अजीब स्थितियां अब नहीं होंगी। अगली बार जब फैंग युआन लड़ेगा तो इन लोगों के पास युद्ध में भाग लेने की न्यूनतम योग्यता होगी। अफसोस की बात यह थी कि फेरी मियाओयिन, लेडी व्हाइट रैबिट और सिक्स्थ हेयर मर चुके थे। भले हाई फैंग युआन के पास अभी भी कई गुलाम गू इमॉर्टल्स द जैसे कि क्लैन के गू इमॉर्टल्स, ये लोग पहले वालों से कहीं कम भरोसेमंद थे। वो एक गुलाम समझौते से बंधे हुए थे जो उनके फ्यूचर सेल्फ की शक्ति के तहत बहुत आसानी से टूट सकता था। इसलिए फैंग युआन ने उन्हें एलिवेट करने का इरादा नहीं किया, भले हाई फ्यूचर सेल्फ किलर मूव अभी भी कई और लोगों पर इस्तेमाल किया जा सकता था। इमॉर्टल गू को एडवांस करना फैंग युआन का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बन गया और उसका लगभग सारा समय ले लिया। कभी कभी वो 5 शियांग्स ग्रोटो हेवन में टेलीपोर्ट करने के लिए फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल के किलर मूव का इस्तेमाल करता और किलर मूव हेवन फॉर्म को रिफाइन करना जारी रखता। फैंग युआन ने पहले ही सच्ची विरासत प्राप्त कर ली थी और इस रेड लोटस स्टोन आइलैंड का मालिक था, इसलिए वो आने जाने के लिए फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल कर सकता था। इससे पहले यह रेड लोटस स्टोन आइलैंड रेड लोटस डेमन वेनरेबल की शक्ति से सुरक्षित था, जो फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल जैसे मेथड्स को रोकता था। ये वही स्थिति थी जैसे ब्लू ड्रैगन वेल के अंदर इमॉर्टल एपर्चर में थी। फैंग युआन ने पहले ही इसे टेस्ट कर लिया था, लेकिन बदकिस्मती से वो फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल के साथ ड्रैगन वेल ग्रोटो हेवन में वापस नहीं जा सका। साथ ही स्प्रिंग ऑटम सकाडा भले हाई रैंक 7 तक पहुंच गया हो, जिसने इसकी डिटेक्शन रंगे को बढ़ा दिया था, लेकिन फैंग युआन दूसरे रेड लोटस स्टोन आइलैंड्स की तलाश में नहीं गया। पहला, उसकी वर्तमान शक्ति में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई थी, उस अभी भी अपने हासिल किए हुए लाभ को प्रोसेस करना था। दूसरा, हेवनली कोर्ट भी रिवर ऑफ टाइम में खोज कर रहा था, अगर फैंग युआन उनसे टकरा जाता तो यूज उनसे बचना पड़ता। आखिर में फैंग युआन का रैंक 8 इमॉर्टल एसेंस रिजर्व अभी भी जमा हो रहा था, क्योंकि इमॉर्टल गू को एडवांस करने में बहुत सारा इमॉर्टल एसेंस खर्च होता था। समय बीता, कई महीने जल्दी से गुजर गए। सदर्न बॉर्डर, बूम, धरती कांपी और पहाड़ हिले, पत्थर और चट्टानें हर दिशा में उड़ने लगी जब एक अर्थ रेंज प्रकट हुई। एक जंगली इमॉर्टल गू की विशाल ऑरा हर तरफ फैल गई। ये जंगली इमॉर्टल गू आखिरकार प्रकट हो हाई गया। बादलों में 3 गू इमॉर्टल्स ने मुस्कुराते हुए जमीन को देखा। ठीक है, चलो पहले से तय समझौते के अनुसार मुकाबला करते हैं। हाँ, धरती की नसें तेजी से हिल रही हैं और जंगली इमॉर्टल गू समय समय पर प्रकट हो रहे हैं। हमें अपनी लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी। तीनों गू इमॉर्टल्स ने निष्पक्ष रूप से लड़ाई की, माहौल शांतिपूर्ण था। सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ सुपर फोर्स अलायंस का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। पहले वू योंग ने सदर्न अलायंस का नेतृत्व किया, लेकिन फैंग युआन से निपटने में असमर्थ रहा। उल्टा फैंग युआन ने ट्रिब्यूलेशन से गुजरने का बहाना बनाकर 5 रीजनल माउंटेन रंगे में एक जाल बिछाया। लेकिन ऐसा नहीं था कि सदर्न अलायंस को कोई लाभ नहीं हुआ, उन्होंने टाओजू की सच्ची विरासत प्राप्त की। जब लू वेयेन ने फैंग युआन के हाथों से सदर्न बॉर्डर के कई रैंक 7 गू इमॉर्टल्स को बचाया, उसने पैराडाइस अर्थ की शक्ति का प्रतिनिधित्व किया और आधिकारिक तौर पर सदर्न अलायंस में शामिल हो गया। ये शायद फैंग युआन के कारण था कि सदर्न अलायंस के राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स ने खुद को संयमित रखा, क्योंकि उनका एक साझा दुश्मन था। वो अंडर एप्रहेंसिव द की जैसे जैसे साउदर्न बॉर्डर की धरती की नसें बार बार हिल रही हैं और कल्टिवेशन रिसोर्सेज एक के बाद एक प्रकट हो रहे हैं, फैंग युआन अचानक अन पर कब्जा करने आ सकता है। इसलिए सदर्न अलायंस के गू इमॉर्टल्स ने एक दूसरे से जानलेवा लड़ाई नहीं की,
बल्कि उनकी लड़ाइयां नियंत्रित हो गई। हेवनली कोर्ट। फेरी जी वेई की भावी रिपोर्ट सुनकर खुशी से उठ गई। ड्रैगन पैलेस मिल गया है। ये खुशखबरी है। लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग हमेशा से इसकी तलाश में थे और अब हमारे हेवनली कोर्ट ने इमॉर्टल गू हाउस ड्रैगन पैलेस को ढूंढ लिया है। ड्रैगन पैलेस एक अत्यंत शक्तिशाली इमॉर्टल गू हाउस था, यहां तक कि हेवनली कोर्ट भी इसे बहुत महत्व देता था। इस इमॉर्टल गू हाउस का लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग से गहरा रिश्ता है। मुझे उन्हें ये खबर सबसे पहले देनी चाहिए। जब ड्यूक लॉन्ग को ये खबर मिली तो वो तुरंत फंग जिन हुआन को हेवनली कोर्ट लर आए और उसकी देखभाल के लिए यूज फेरी जी वेई को SAUNP दिया। कई दिनों बाद ड्यूक लॉन्ग खाली हाथ लौट आए। फेरी जी वे हैरान थी। ड्यूक लॉन्ग अत्यंत शक्तिशाली इस वर्तमान दुनिया में कौन से तरीके उन्हें रोक सकते थे? ड्रैगन पैलेस असल में एक ड्रीम रेल्म की परत से घिरा हुआ है, मैं उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। ड्यूक लॉन्ग ने सांस ली। फेरी जी वे यह जवाब सुनकर तुरंत कारण समझ गई। उसने ड्यूक लॉन्ग को सांत्वना दी। लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेशन पहले से ही तैयार है। ये पूरे हेवनली कोर्ट के ग्रोटो हेवन की शक्ति का इस्तेमाल करके स्पेक्ट्रल सोल को दबा सकता है। हम जल्द ही उसके ड्रीम पाथ रिसर्च के परिणाम प्राप्त कर लेंगे। ड्यूक लॉन्ग खुशी से हंस पड़े और 3 बार अच्छा कहा। स्पेक्ट्रल सोल के ड्रीम पाथ रिसर्च के परिणाम का मतलब था प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक। इस तरीके से हेवनली कोर्ट ड्रीम रेल्म्स को पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज में बदल सकता था। ड्रैगन पैलेस के चारों ओर का ड्रीम रेल्म आसानी से हटा दिया जाएगा। अस शैतान फैंग युआन ने हाल ही में कोई हरकत तो नहीं की? ड्यूक लॉन्ग ने पूछा। फेरी जी वे ने सिर हिलाया। जब से वो रिवर ऑफ टाइम से भागा है उसकी कोई खबर नहीं है। वर्तमान में सभी पांचों रीजन्स धरती की नसों के बार बार हिलने का सामना कर रहे हैं, जिसमें सदर्न बॉर्डर की स्थिति सबसे बड़ी है। अनगिनत कल्टिवेशन रिसोर्सेज निकल रहे हैं। मैंने सच में उम्मीद की थी कि वो इन रिसोर्सेज को लूटने की कोशिश करेगा और हमें यूज ट्रैक करने का मौका देगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा लगता है जैसे वो पूरी तरह से गायब हो गया है। मैं हर जानकारी का विश्लेषण करने के लिए विजडम पाथ मेथड्स का इस्तेमाल कर रही हूं, लेकिन उसके निशान नहीं ढूंढ पाई। ड्यूक लॉन्ग ने सिर हिलाया। अस पर ध्यान रखना जारी रखो। भले ही ये शैतान रैंक 8 तक पहुंच गया है, उस अब और भी मजबूत आपदाओं और कसौटियों का सामना करना पड़ेगा। ये उसके लिए जरूर सिर दर्द बनेगा। भले ही वो सॉवरन इमॉर्टल बॉडी से एपर्चर्स को जोड़ सकता है, यूज ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन से बचने के लिए रैंक 8 ग्रोटो हेवंस की जरूरत है। इसके अलावा अभी भी और भी भयंकर मिरियड ट्रिब्यूलेशन है। मिरियड ट्रिब्यूलेशन का जिक्र सुनकर फेरी जी वे का दिल भी धड़क उठा। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग सही हैं। फैंग युआन भले हाई रैंक 8 में एडवांस हो गया हो, लेकिन उसके पास जोड़ने के लिए कितने रैंक 8 ग्रोटो हेवंस हैं? उसका कल्टिवेशन थोड़े समय में ज्यादा नहीं बदलेगा। वर्तमान में फैंग युआन के पास रिसोर्सेज की कमी है, खासकर टाइम पाथ रिसोर्सेज की। रिवर ऑफ टाइम में हमारे किए गए इंतजामों का सामना करना उसके लिए लगभग असंभव होगा। इसका मतलब है कि यूज रेड लोटस की सच्ची विरासत पाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। भले ही वो पहले भाग गया, उसका इमॉर्टल एसेंस खर्च अत्यंत विशाल था और उसके लगभग सारे ट्रम्प कार्ड्स एक्सपोज हो गए। उस जल्दी से रैंक 8 इमॉर्टल एसेंस जमा करना होगा, क्योंकि इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स पर निर्भर रहना बहुत कम प्रभावी है। वो सिर्फ अपने इमॉर्टल एपर्चर के AATM उत्पादन पर निर्भर रह सकता है। लेकिन इमॉर्टल एपर्चर का AATM उत्पादन समय मांगता है। अगर वो अपने इमॉर्टल एपर्चर के समय की गति को तेज करता है तो वो अपनी आपदाओं और कसौटियों के आने को भी तेज कर देगा। एक बार जब उसके पास जोड़ने के लिए और इमॉर्टल एपर्चर्स नहीं बचेंगे तो उस कसौटियों का सामना करना पड़ेगा। जिस समय वो अपनी कसौटी से गुजरेगा वही समय होगा जब हमारा हेवनली कोर्ट उसकी जान लेगा। ये कहते हुए फेरी जी वे की एक तेजी से चमक उठी। ड्यूक लॉन्ग ने सिर हिलाया। फेरी जी वे को प्रशंसा से देखते हुए, तुम्हारे हेवनली कोर्ट का प्रभार संभालने से मैं चिंता मुक्त हूं। चैप्टर एंड।